हेलो, नमस्कार। कैसे हो आप सब? तो साथियों, अपनी पिछली चर्चा जो भील विद्रोह के बारे में चल रही थी, उसी चर्चा को अपन आगे बढ़ाते हुए भील विद्रोह में जो मानगढ़ हत्याकांड था, या फिर गोविंदगिरी के द्वारा जो चलाए गए, या फिर 12 नवंबर 1913 ईस्वी को गोविंदगिरी ने अपनी प्रतिनिधियों के हाथों जो अंग्रेज अधिकारियों को पत्र लिखा था, उस पत्र की मांग थी, उनके बारे में अपन विचार कर रहे थे। ये जो भील विद्रोह था, ये भील विद्रोह मानगढ़ धाम पर हमेशा अपन ने कल पढ़ा था कि जो आश्विन की पूर्णिमा थी, वहाँ पे हर वर्ष होता था, लेकिन अंग्रेज अधिकारियों को यह बात खटकी थी। अंग्रेज अधिकारियों को बात खटकने लगी तो उन्होंने भीलों को एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसी तरह जब 6 से 10 नवंबर 1913 ईस्वी में जब मेवाड़ भील कोर की 2 कंपनी और 104 वेलेजली राइफल्स की एक कंपनी, 7वीं राजपूत रेजिमेंट्री एक कंपनी और एक जाट रेजिमेंट की कंपनी, इन सभी ने मिलकर मानगढ़ पहाड़ी पे जो भील एकत्रित हुए थे, इनको कुचलने के लिए पहुंची थी। और 10 नवंबर 1913 ईस्वी ने संयुक्त सेना ने जो मानगढ़ पहाड़ी थी उनको घेर लिया था। यहाँ तक अपन ने कल पढ़ा था। अब हम आगे पढ़ेंगे कि जब 12 नवंबर 1913 ईस्वी को गोविंदगिरी ने जो अपना मांग पत्र था अपने प्रतिनिधि के हाथों अंग्रेज अधिकारियों के पास पहुंचाया था, वो मांग पत्र क्या था, उसमें क्या मांगे थी, तो आइए देखते हैं उन मांगों को। तो जो 12 नवंबर 1913 ईस्वी को गोविंदगिरी द्वारा अपने प्रतिनिधियों के हाथ अंग्रेज़ों को दिए गए मांग पत्र की या दिए गए पत्र की मांगे क्या थी, तो ये पहली ये मांग थी कि गोविंदगिरी की जो दुनिया है उनको पुनः स्थापित किया जाए। यानी गोविंदगिरी जहाँ पे पहले थे, पहले इनकी धुनी बनाई गई थी, वह धुनी वापस उसी स्थान पर पुनः स्थापित की जाए। और दूसरी उनकी थी कि उनके जो शिष्य है वो दर्शनार्थ पहाड़ी पर आने से रोका ही नहीं जाए। यानी अब गोविंदगिरी जब मानगढ़ पहाड़ी पे बैठे थे तो उनके शिष्यों को वहाँ पे आने से रोकना भी उचित न, यानी उनको न भी रोका जाए। तीसरी थी कि भीलों से बेगार न ली जाए, यानी बेगार प्रथा है वह भीलों से न ली जाए। और चौथी मांग थी कि जंगल की उपज है जो भीलों के द्वारा निःशुल्क प्राप्त करने का अधिकार है, वह पुनः इनको वापस दे दिया जाए या पुनः दे दिया जाए। और भू राजस्व की पुरानी परंपरा है उनके अनुसार, यानी भू राजस्व है वह जो पहले की परंपरा थी उस परंपरा के अकॉर्डिंग ही वापस वसूला जाए, और भीलों का उत्पीड़न है वह नहीं किया जाए। ये इनकी मांगे थी। और इन मांगों को अंग्रेज अधिकारियों ने विचार करने के लिए आश्वासन दिया और इससे पहले भीलों को तितर बितर होने का आदेश दिया। यानी ये मांगे तो मानने के लिए अंग्रेज़ों ने कह दिया कि हम मान लेंगे, लेकिन आप यहाँ से तितर बितर हो जाए। लेकिन भीलों ने यह उचित समझा कि जब तक हमारी मांगे पूरी न होगी हम तब तक यहीं पे ही बैठे रहेंगे। तो 17 नवंबर 1913 ईस्वी आश्विन पूर्णिमा का ही दिन था। यानी कब? 17 नवंबर। मानगढ़ हत्याकांड बात करें तो 17 नवंबर 1913 ईस्वी आश्विन पूर्णिमा का ही दिन था। और इसी दिन संयुक्त सेना में कौन कौन सी सेना थी, तो अगर के ऐसा क्वेश्चन आए कि मानगढ़ धाम को कुचलने के लिए संयुक्त सेना में कौन कौन सी सेनाएं सम्मिलित थी, तो उन सेना का नाम भी आपके सामने अभी लेकर आएंगे। तो इन संयुक्त सेना में कौन कौन सी थी? मेवाड़ भील कोर की 2 कंपनी थी, और एक थी 104 वेलेजली राइफल्स की एक कंपनी, और 7वीं राजपूत रेजिमेंट की एक कंपनी थी, और जाट रेजिमेंट की एक कंपनी। यानी इन जो कंपनियां थी इन्हें ही संयुक्त सेना कहते थे। इस संयुक्त सेना ने 17 नवंबर 1913 ईस्वी आश्विन पूर्णिमा का ही दिन था, और इसी दिन कर्नल सटन के आदेश, इसमें आदेश देने वाला कौन था? अंग्रेज अधिकारी
अंग्रेज अधिकारी कौन था? कर्नल सटन। इनके आदेश पर मेजर हैमिल्टन आदेश देने वाला कौन था? अंग्रेज अधिकारी था कर्नल सटन। तो अंग्रेज अधिकारी कर्नल सटन के आदेश पर मेजर हैमिल्टन और मेजर एस बेले और कैप्टन स्टॉकले की अगुवाई में अंधाधुंध गोलियां चलानी इन्होंने प्रारंभ कर दी थी और उनकी सीखों से मानगढ़ पहाड़ी गूंज उठी और भीलों ने साहसपूर्ण मुकाबला किया, मगर इस भयंकर नरसंहार के बाद उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। मानगढ़ के इस गोलीकांड में लगभग 1500 भील स्त्री व पुरुष शहीद हो गए। रूह भी कांपने लग जाए अगर अपन इस मामले को अभी भी सुने तो। ये जो मानगढ़ हत्याकांड था यह 17 नवंबर 1913 ईस्वी को आश्विन पूर्णिमा के दिन और किन किन के मध्य हुआ था। तो इसमें जो संयुक्त सेना थी, संयुक्त सेना में मेवाड़ भील कोर की 2 कंपनी थी, 104 वेलेजली राइफल्स की 1 कंपनी थी और 7वीं राजपूत रेजिमेंट की 1 कंपनी और 1 जाट रेजिमेंट कंपनी। इन संयुक्त सेना ने जब मानगढ़ पहाड़ी पर जो इनका सम्मेलन हो रहा था हमेशा हर वर्ष की भांति, तो इन पर अंग्रेज अधिकारी कर्नल सटन के आदेश पर जो मेजर हैमिल्टन थे और मेजर एस बेले और कैप्टन स्टॉकले की अगुवाई में इन्होंने अंधाधुंध गोलियां चला दी, जिससे भील जो थे वहाँ पे वह साहसपूर्ण इन्होंने मुकाबला किया, मगर इस नरसंहार के बाद 1500 भील स्त्री पुरुष शहीद हो गए और संप सभा को इन्होंने अवैध घोषित कर दिया। यानी इस मानगढ़ हत्याकांड के बाद जो संप सभा थी, यानी संप सभा को अवैध घोषित कर दिया। संप सभा को अवैध घोषित कर दिया। पंद्रह सौ भील स्त्री पुरुष है वो शहीद हो गए थे। संप सभा को अवैध घोषित कर दिया। अंग्रेजी सेना ने सख्ती से भीलों को कुचल कर भीलों के क्षेत्र में आतंक स्थापित कर दिया था। यानी अंग्रेजी सेना थी जो भीलों को कुचल कर यहाँ पे आतंक सा स्थापित कर लिया। अंधाधुंध गोलियां जैसे 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में हुई थी, उसी से यह पहले भी 17 नवंबर 1913। तो अपन नोट लगा के यह लिख भी सकते हैं कि नोट में ये लिख सकते हैं कि इस घटना को भारत का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी जाती है। यानी इस घटना को भारत का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड, यानी पहला जलियांवाला बाग हत्याकांड कब था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। तो और दूसरा इसको जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी गई थी। अब जो मानगढ़ हत्याकांड के बाद जो संप सभा थी, इस संप सभा को अवैध घोषित कर दिया था और जो भीलों के क्षेत्र थे वहाँ पे अंग्रेजी सेना ने आतंक सा स्थापित कर लिया और गोविंदगिरी को विशेष न्यायालय ने मौत की सज़ा सुनाई थी। फिर अहमदाबाद हाई कोर्ट ने या अहमदाबाद न्यायालय ने इनकी जो सज़ा थी उसको आजीवन कारावास में बदला और फिर एक मामले के तहत इनकी सज़ा को कम करके 10 वर्ष तक कर लिया था। और जो जब ये आत्मसमर्पण करने का भाव इसमें किसने किया था? गोविंदगिरी व पूंजिया नाम के 2 सैनिक थे। गोविंदगिरी व पूंजिया ने भीलों को आत्मसमर्पण करने का
करने के लिए प्रेरित किया था। 10 वर्ष की सज़ा के बाद गोविंद गिरी को जब रिहा किया गया तो उसके बाद गोविंद गिरी सरकारी निगरानी में अहमदाबाद संभाग के पंचमहल जिले के जालोद गांव में रहने लगे थे। यानी जब गोविंद गिरी को रिहा किया गया, रिहा करने के बाद कहाँ पे रहे थे? पंचमहल जिले के जालोद गांव, पंचमहल जिला, पंचमहल जिले के जालोद गांव में रहने लगे, लेकिन उस पर बांसवाड़ा व सूत ईडर राज्यों पर जाने का प्रतिबंध लगा दिया था। गोविंद गिरी व उसकी पत्नी अपने जीवन के शेष समय गुजरात के कंबोई नामक स्थान पर बिताया और यहीं पर इनकी मृत्यु के बाद दाह संस्कार किया गया। आज भी भील है व गोविंद गिरी की याद में मानगढ़ पहाड़ी पर हर वर्ष आश्विन शुक्ल की जो पूर्णिमा है उसको एकत्रित होके उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। यानी मानगढ़ हत्याकांड के बाद आश्विन पूर्णिमा को हर वर्ष मानगढ़ पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो एक इसमें जीके का क्वेश्चन ये भी है याद रखने योग्य ये है कि मानगढ़ धाम में 2 सितंबर 2002 ईस्वी को 2 सितंबर 2002 ईस्वी तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा शहीद स्मारक का लोकार्पण किया। यानी 2 सितंबर 2002 को अशोक गहलोत, यानी उस समय अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, उन्होंने मानगढ़ पहाड़ी पर शहीद स्मारक का लोकार्पण किया। और 17 नवंबर 2012 को तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मानगढ़ धाम, तो इसी समय भी अशोक गहलोत थे, अशोक गहलोत ने गोविंद गिरी की प्रतिमा का अनावरण, गोविंद गिरी की प्रतिमा का, यानी याद रखने योग्य ये बातें हैं कि 2 सितंबर 2002 ईस्वी को अशोक गहलोत ने शहीद स्मारक का लोकार्पण किया था और 17 नवंबर 2012 ईस्वी को तत्कालीन मुख्यमंत्री भी अशोक गहलोत थे, इन्होंने मानगढ़ धाम में गोविंद गिरी की प्रतिमा का अनावरण किया। मानगढ़ पहाड़ी पर गोविंद गिरी के नाम से बोटेनिकल गार्डन भी स्थित है। यानी मानगढ़ पहाड़ी पर गोविंद गिरी के नाम से कौन सा गार्डन? बोटेनिकल गार्डन स्थित है। गोविंद गिरी के नेतृत्व में आदिवासी आंदोलन डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सूथ, ईडर आदिवासियों तक ही सीमित था। उदयपुर व सिरोही राज्यों के भील ग्रासियों इस आंदोलन से अलग ही रहे थे। यद्यपि गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन को इन्होंने सफलता नहीं मिली थी, इसके महत्वपूर्ण दूरगामी परिणाम निकले और भीलों में चेतना जागृत की वह दमन के बावजूद भी समाप्त नहीं हुई थी। राज्यों को अपने क्षेत्र में भीलों की मांगें माननी पड़ी और उनके लिए जाने वाले लगान, लाग बाग व बेगार में छूट की गई। अब मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में जो भील विद्रोह हुआ था उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। मोतीलाल तेजावत का भील विद्रोह। मोतीलाल तेजावत के संदर्भ में या नेतृत्व में जो भील विद्रोह हुआ था, तो गोविंद गिरी की गिरफ्तारी के दमन चक्र के कारण भील आंदोलन कुछ समय के लिए दब गया। यानी मानगढ़ हत्याकांड के बाद जो भील आंदोलन था वह कुछ समय के लिए दब गया था। लेकिन जब 1917 ईस्वी में बिजोलिया का किसान आंदोलन से उत्प्रेरित होकर
भीलों ने पुनः आंदोलन का सूत्रपात कर लिया और इस आंदोलन में ग्रासिया जनजाति ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भीलों व ग्रासियों ने सम्मिलित रूप से जागीरदारों द्वारा लिए जा रहे जो भूमि का लगान था उन पर ही इन्होंने आंदोलन खड़ा किया था। लाग बाग और बेगार के विरुद्ध विरोध प्रकट किया और मई 1917 ईस्वी में इन्होंने अपनी समस्याओं के संबंध में मेवाड़ के महाराणा को प्रार्थना पत्र लिखा। और इन्होंने 16 नवंबर 1918 ईस्वी में कुछ रियायतें जो मेवाड़ के महाराणा थी इन्होंने दी, जैसे उत्पादन का 1/5वां भाग कुंता के रूप में लिया जाएगा, गृह कर प्रत्येक दूसरे वर्ष लिया जाएगा और कुंता के समय पेटियां देने या मुखिया की सलाह से कुंता राशि तय करने से बेगार संबंधित शिकायतों की जांच का आश्वासन दिया गया। यानी महाराणा ने तो इनको सहायता देने का आश्वासन दिया था, लेकिन कुछ भील व ग्रासिया किसान महाराणा द्वारा दी गई रियासतों से संतुष्ट नहीं हुए। तो ऐसी स्थिति में भील व ग्रासियों ने मोतीलाल तेजावत जैसे नेता का नेतृत्व मिला और अपना सारा जीवन आदिवासियों की दशा में सुधारने के लिए प्रयत्न कर लिया। तो थोड़ी सी नज़र मोतीलाल तेजावत की ओर। ये मोतीलाल तेजावत कौन थे, इनकी स्टोरी सुन लीजिए थोड़ी। भील आंदोलन को गति देने वाले ये दूसरे नेता थे, मोतीलाल तेजावत। इनका जन्म है वो 8 जुलाई 1887 ईस्वी को। यानी मोतीलाल तेजावत का जन्म कब हुआ था? 8 जुलाई 1887 ईस्वी को। उदयपुर जिला, कहाँ पे जन्म स्थान? उदयपुर जिला के फलासिया ठिकाने के कोल्यारी गांव, कोल्यारी गांव फलासिया ठिकाना, फलासिया ठिकाना कोल्यारी गांव उदयपुर, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। कौन सी जाति थी इनकी? जाति के बारे में पूछा जाता है तो ओसवाल, जो किस में आते हैं? जैन धर्म के, जैन परिवार में। यानी इनका जन्म स्थान है वह है कोल्यारी गांव फलासिया ठिकाना उदयपुर। कब हुआ था? 8 जुलाई 1887 ईस्वी को। कौन सी जाति में हुआ था? तो ओसवाल जैन परिवार में हुआ था। पिता का नाम नंदलाल। पिता का नाम क्या था? नंदलाल। माता का नाम केसरबाई। और इनकी पत्नी का नाम क्या था? लहरबाई। यानी इनका जो ओसवाल जैन परिवार में जन्म हुआ था, पिता का नाम था नंदलाल, माता का नाम था केसरबाई और पत्नी का नाम क्या था? लहरबाई। ये हिंदी और उर्दू और गुजराती भाषा का व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त कर तेजावत जी झाड़ोल ठिकाने के कामदार बन गए थे। इनको कौन कौन सी भाषा? गुजराती, हिंदी व उर्दू। गुजराती, हिंदी व उर्दू भाषा से इनको ज्ञान प्राप्त हुआ और झाड़ोल ठिकाने के ये कामदार बन गए थे। इस सेवा काल में तेजावत को भीलों व ग्रासियों की दयनीय स्थिति का आभास हुआ और इनकी दुर्दशा से द्रवित होकर तेजावत ने ठिकाने की नौकरी छोड़ दी थी। यानी इन्होंने ये इन भाषा में तो एक ठिकाने में कामदार बन गए थे, लेकिन जब भीलों की और ग्रासियों की इस दयनीय स्थिति को देखा तो इन्होंने अपनी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया था और उनमें समाज सुधार और जागृति उत्पन्न करने के काम में लग गए। यद्यपि मोतीलाल तेजावत व गोविंद गिरी के बीच सीधे तौर पर कोई तारतम्य नहीं था, किंतु मोतीलाल तेजावत का आंदोलन गोविंद गिरी द्वारा प्रतिपादित विचारों के विस्तार से दिखाई दिया। मोतीलाल तेजावत धीरे धीरे भीलों के संपर्क में आ गए थे और चित्तौड़ जिले के मातृकुंडिया स्थान पर प्रतिवर्ष बैसाख पूर्णिमा को एक विशाल मेला लगता था।
जिसमें अधिकांश किसान लोग पहुंचते थे। यानी चित्तौड़गढ़ जिले के मातृकुंडिया गांव में एक वैशाख की जो पूर्णिमा थी वहां पर एक विशाल मेला लगता था, जिसमें अधिकांश किसान लोग पहुंचते थे। और तेजावत ने यहाँ विभिन्न स्थानों से आए हुए किसानों से संपर्क किया और उन्हें अपनी वास्तविक स्थिति से अवगत करवाया। यानी आंदोलन का सूत्रपात करने के लिए वह वहाँ पे गए, किसानों से मिले, किसानों को बोला कि आप ये करिए, और उनको जो वास्तविक स्थिति उनके बारे में उनसे अवगत करवाया गया। तेजावत ने उनमें उत्साह और क्रांति की भावना को जागृत किया और तेजावत इसी समय मेले में आए हुए किसानों के साथ एक सामूहिक बैठक कर एक ही आंदोलन की शुरुआत की। एक ही आंदोलन की शुरुआत कब की थी? वैशाख पूर्णिमा के दिन मातृकुंडिया मेले के अंदर जो किसान आए थे उनके साथ ही इन्होंने एक ही आंदोलन की स्थापना की थी। इसी बैठक में तेजावत ने के आग्रह पर किसानों ने निर्णय किया कि जब तक वे अपनी स्थिति की जानकारी महाराणा को नहीं देते तब तक भूमि कर रकम राजकोष में जमा नहीं कराएगा। और इस निर्णय की सूचना सभी गांवों में पहुंचाई, जिससे गांव में एकता की भावना पहुंची और एकता स्थापित करने के कारण इसे एक ही आंदोलन का नाम अभिनीत किया गया। और एक ही आंदोलन था यह मोतीलाल तेजावत का सबसे बड़ा आंदोलन था। इस आंदोलन के तहत उन्होंने अपनी वास्तविक स्थिति बताई। एक ही आंदोलन के जो मुख्य उद्देश्य थे क्या क्या थे, आइए उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। जो एक ही आंदोलन था उसके उद्देश्य क्या थे, तो ये उद्देश्य है, पहला उद्देश्य था कि अत्यधिक लगान है उसको कम करवाना। एक ही आंदोलन का पहला उद्देश्य क्या था कि जो अत्यधिक लगान है उसको कम करवाना। दूसरा था अन्यायपूर्ण लागतों को कम करवाना, जो अन्यायपूर्ण लागत लगती थी उनको भी कम करवाना। और बेगार से किसानों को मुक्ति दिलाना। आदिवासियों को आवश्यकता अनुसार वन संपदा का प्रयोग और निःशुल्क करने का अधिकार प्राप्त करना। यानी इनकी जो आवश्यकता अनुसार जो वन संपदा का प्रयोग है वह फ्री में होना, इनका भी एक यही इनका उद्देश्य था। और जंगली सूअरों से फसलों की रक्षा, जो जंगली सूअर थे वह फसल को नष्ट करते थे, उनकी रक्षा के लिए भी इनका जो मुख्य उद्देश्य था वह एक ही आंदोलन के तहत था। राज्य कर्मचारी और जागीरदार द्वारा इनके अत्याचारों पर रोक लगाना और आदिवासियों में व्याप्त बुराइयों को दूर करवाना एक ही आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। तो जो जाडोल के आसपास के लोग थे वो तेजावत के एक ही आंदोलन से जुड़ते गए थे और सभी ने तेजावत के विश्वास व्यक्त करते हुए महाराणा से मिलने का निश्चय किया। और तेजावत के नेतृत्व में लगभग 7 से 8 हज़ार किसान आदिवासी पिसोला झील की पाल पर इकट्ठा हुए और महाराणा ने तेजावत व उसके साथियों को मिलने बुलाया। तेजावत ने आदिवासियों के दुख दर्द और कष्टों को व्यवस्थित ब्यौरा लिखते हुए उसको दूर करने के लिए 21 सूत्री मांग महाराणा के समक्ष प्रस्तुत किया। यानी मोतीलाल तेजावत ने जब महाराणा से मिलने पहुंचे तो 21 सूत्री मांग पत्र इन्होंने समक्ष प्रस्तुत किया और मेवाड़ पुकार की संज्ञा दी। महाराणा ने अधिकांश मांगों को स्वीकार कर लिया, लेकिन वन संपदा, बैठ बेगार और सूरों से संबंधित मांगों को स्वीकार नहीं किया। और इस महत्वपूर्ण मांगों की अस्वीकृति के कारण जनता व राज्य के बीच विवाद व तनाव रहने की आशंका थी। फिर भी इस बात का संतोष था कि महाराणा ने किसान प्रतिनिधियों से बात कर समझौते का मार्ग प्रशस्त किया और कुछ समय बाद महाराणा की ओर से किसानों को दी गई रियायतों को भी राज्य कर्मचारी ने लागू नहीं होने दिया। लेकिन जनप्रतिनिधि महाराणा की शिष्टता और मधुर शब्दों के जाल में फंस गए और किसान आंदोलन था वह गतिहीन हो गया। मोतीलाल तेजावत अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहे और उन्होंने आंदोलन की जारी रखने की घोषणा की और भीलों व ग्रासियों को संगठित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तेजावत ने उदयपुर के जाडोल की ओर प्रस्थान किया और उनके साथ हजारों की संख्या में भील थे। तेजावत ने विरोधी लोगों को अफवाह फैलाई कि तेजावत जाडोल लूटना चाहता है। अतः महाराणा ने हाकिम अमर सिंह राणावत के नेतृत्व में पुलिस फोर्स भेजी। तो तेजावत राणावत को समझाया कि जाडोल लूटने की अफवाह फिजूल है, वे लुटेरे नहीं हैं, उनका काम केवल अन्याय और अत्याचारों की ओर शासन का ध्यान आकर्षित करना और उन्हें राहत पहुंचाना है। तो अमर सिंह है वह राणावत तेजावत की बात से संतुष्ट होकर उदयपुर लौट गया।
तेजावत घर घर पहुंचकर लोगों को चेतना जागृत की और उनमें प्रचलित कुरीतियाँ, मद्यपान, गोवध, कन्या क्रय विक्रय आदि के विरुद्ध अभियान चलाया और उन्हें शिक्षा प्राप्त करने हेतु प्रेरित किया। 8 जुलाई 1921 ईस्वी को मेवाड़ राज्य के खालसा क्षेत्र में भीलों के अनुरोध पर मादड़ी पट्टा के भीलों ने लाग बाग व भूमि कर देने से इनकार कर लिया और 13 जुलाई को जवा क्षेत्र के कामदार भीलों ने मना कर लिया। यानी सन 8 जुलाई 1921 ईस्वी को खालसा क्षेत्र के जो भील थे उन्होंने मादड़ी पट्टा के भीलों के साथ ने जो लाग बाग है उनसे इनकार कर दिया और भूमिका से भी इनकार कर दिया। और 13 जुलाई को जवा क्षेत्र में फिर भोमट के भीलों ने जागीरदारों को कर देना बंद कर दिया। तो डूंगरपुर के महारावल को भय हुआ कि यह आंदोलन कहीं उसके राज्य में नहीं फैल जाए, इसलिए जुलाई 1921 में डूंगरपुर के महारावल ने बेगार समाप्ति का आदेश दे दिया और मेवाड़ के महाराणा ने भी खालसा क्षेत्र के किसानों की रियायतें देने की घोषणा की, लेकिन जागीरदारों ने किसानों को किसी प्रकार की राहत नहीं दी। इसके परिणाम स्वरूप यह आंदोलन झाड़ोल, कोल्यारी और मदरी पट्टा की जागीरों में फैला रहा। जो मोतीलाल तेजावत थे वह जागीरदारों की आंख का कांटा बन चुके थे और जागीरदार यही चाहते थे कि इनको भीलों को भड़काए और भूमि करना देने का काम यही कर रहे हैं और इनके अपराध में इन्हें गिरफ्तार करवा लिया। और मोतीलाल तेजावत की गिरफ्तारी की सूचना मिलते ही आसपास के गांवों के लगभग 7000 भील थे वह झाड़ोल गांव में एकत्रित हो गए, जिससे घबराकर झाड़ोल के ठाकुर ने तेजावत को मुक्त कर दिया और अक्टूबर 1921 ईस्वी को 15वां जागीर के भील भी इस आंदोलन के साथ जुड़ गए। शेष कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट।